नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेश गौड़। आप देख रहे हैं युग चरण। आज हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में और हमारा शो है एस्ट्रो मित्र। तो आज सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो है केंद्र के भाव। केंद्र क्या है? केंद्र के अंदर 3 भावों को देखा जाता है। सबसे पहला है प्रथम भाव, दूसरा है पंचम भाव और तीसरा है नवम भाव। केंद्र का पहला भाव यानी प्रथम भाव लगन, लगन यानी स्वयं यानी शरीर, अपना देह। पंचम भाव व्यक्ति का त्रिकोण का दूसरा भाव होता है। इससे हम ज्ञान को देखते हैं, संतान को देखते हैं और उसके विकास को भी देखते हैं। नवम भाव जो है ये भाग्य का भाव है और साथ ही साथ में इस भाग्य के भाव से हम और भी चीज़ों का आकलन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे केंद्र के भाव के बारे में। केंद्र के भाव हैं पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव। पहला भाव यानी लगन हो गया। दूसरा यानी चौथा भाव जो है ये हमारे सुख समृद्धि और सौभाग्य का हो गया। और जो तीसरा भाव है वो हमारे विवाह, पार्टनरशिप और बिजनेस को दर्शाता है यानी 7वां भाव। और जो चौथा भाव है वो है 10वां भाव। ये हमारे कर्म का भाव है और इससे हमारे पिता को भी देखा जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रहों की युक्ति के बारे में। ग्रहों की युक्ति से अलग अलग समीकरण बनते हैं। कुछ ग्रह जब पॉजिटिव होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं तो इन ग्रहों की युक्ति हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के नकारात्मक रूप में होते हैं या एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। जब इनकी युक्ति होती है तो ये हमें कहीं ना कहीं परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं इनके नेगेटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि गुरु और राहु का चांडाल योग कहलाता है, चंद्रमा और केतु का ग्रहण योग कहलाता है, राहु और सूर्य का ग्रहण योग कहलाता है, शनि और चंद्रमा का भी विष योग कहलाता है। ये सभी योग जो हैं ये नकारात्मक में देखे जाते हैं। अब अगर पॉजिटिव की बात करते हैं तो शुक्र, बुध और शनि का अच्छा योग माना जाता है, सूर्य और मंगल का अच्छा योग माना जाता है, गुरु और चंद्रमा का अच्छा योग माना जाता है, बुध और शुक्र का भी बहुत अच्छा योग माना जाता है। अब हम बात करेंगे पंच महापुरुष योग की। पंच महापुरुष योग जिसकी भी कुंडली में बनता है उसका जीवन अपने आप में राजाओं जैसा हो जाता है। उसको जीवन के सारे सुख मिलते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी महान कार्य के लिए इस धरती पर पैदा होता है। पंच महापुरुष योग में सबसे पहला योग बनता है बृहस्पति से। इसको हंस योग के नाम से जाना जाता है। दूसरा बनता है मंगल से, इसको रोचक योग के नाम से जाना जाता है। तीसरा बनता है बुध से, इसको भद्र योग के नाम से जाना जाता है। चौथा बनता है शुक्र से, इसको मालवी योग के नाम से जाना जाता है। और 5वां बनता है शनि से, इसको शश योग के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे गण की। जब मनुष्य का जन्म होता है तो कुंडली के योग के कारण उसके गण का निर्धारण हो जाता है। इसमें सबसे पहला आता है देवगण। देवगण वाले लोग अधिकतर सॉफ्ट नेचर के होते हैं, सबसे मिलनसार होते हैं, अच्छी वाणी बोलते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। दूसरे होते हैं मानवगण। मानवगण हमेशा सेवा का भाव रखते हैं, दूसरों को सपोर्ट करने का भाव रखते हैं और कहीं ना कहीं ये सेवा के माध्यम से ही अपने जीवन के अंतिम पड़ाव को प्राप्त करते हैं। तीसरा है राक्षसगण। राक्षसगण का मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें कोई राक्षस प्रवृत्ति होती है। राक्षसगण का मतलब होता है ये थोड़े स्वभाव से तेज होते हैं, ये स्वार्थ को ज्यादा समझते हैं, ये दूसरों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। और अगर राक्षसगणों को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बिना स्वार्थ के किसी का भी कोई काम आसानी से नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कुंडली की सबसे मजबूत स्थिति की, जिसको बोलते हैं हम पाया। पाया का मतलब है जो व्यक्ति जन्म लिया है इसका जीवन कैसा रहने वाला है, इसके जीवन में रोग प्रतिरोधक और बाकी चीजें कैसी रहने वाली हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही उसकी कुंडली में उसके बहुत सी चीजों का निर्धारण हो जाता है। उसमें से एक है पाया। ये पायों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है स्वर्ण पाया, दूसरा है चांदी का पाया, तीसरा है ताम्र पाया और चौथा है लोहे का पाया। अब हम बात करेंगे कुंडली के अंदर ग्रहों की डिग्री और उनकी अवस्था। ग्रहों की डिग्री को 4 भागों में बांटा गया है, उसी के हिसाब से उनकी अवस्था भी बांटी गई है। ग्रहों की स्थिति को कुंडली में 5 भागों में बांटा गया है और उसी के आधार पर उनकी डिग्री भी निर्धारण की जाती है। सबसे पहला होता है बाल अवस्था, दूसरी होती है किशोर अवस्था, तीसरी होती है युवा अवस्था, चौथी होती है वृद्ध अवस्था और पंचम होती है मृत अवस्था। जब कोई ग्रह 0 से 5 डिग्री के बीच में आता है तो बाल अवस्था का कहलाता है।
जब कोई ग्रह 5 डिग्री से लेकर के और 12 डिग्री तक का होता है या 11 डिग्री तक का होता है तो किशोर अवस्था कहलाता है। और जब कोई ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में होता है तो युवा अवस्था का कहलाता है। जब 19 से लेकर के 25 या 26 डिग्री तक का हो जाता है तो वृद्ध अवस्था का हो जाता है। और जब 26 से लेकर के 30 डिग्री तक पे चला जाता है तो मृत अवस्था का कहलाता है। दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं अंक शास्त्र की। ज्योतिष के अंदर अंक शास्त्रों का बहुत महत्व है। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी, वाहन, मोबाइल नंबर, घर ये अंकों के आधार पर लेना पसंद करते हैं। ये अंक क्या है और किस प्रकार से ग्रहों को ये प्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कौन सा अंक किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर की। अंक शास्त्र के अनुसार 1 नंबर सूर्य का होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, 4 नंबर राहु का होता है, 5 नंबर बुध का होता है, 6 नंबर शुक्र का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है और 9 नंबर मंगल का होता है। इस प्रकार ये 9 के 9 ग्रह अपने अपने अंकों के आधार पर पहचाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे अंकों के सार के बारे में। ज्योतिष के अनुसार आपके जीवन में अंकों का निर्धारण कैसे होता है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक होता है नामांक, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक, एक होते हैं समअंक और एक होते हैं शत्रु अंक। अब सबसे पहले बात करते हैं नाम अंक की। ऐसा अंक जो आपकी कुंडली में आपके नाम को दर्शाता है, उसका सम करने पे आपके नाम का अंक निकल के आता है, उसे नामांक कहते हैं। दूसरा होता है मूलांक। आपके जन्म के तारीख के जो पहले 2 डिजिट होते हैं या सिंगल डिजिट होता है, यानी महीने के आप 6, 7, 27 या 25 जो भी तारीख को आप पैदा हुए हैं, उसका सम करने पे जो अंक आता है वो आपका मूलांक कहलाता है। जब आपके डेट ऑफ बर्थ से मंथ, महीना और साल तीनों को जोड़ा जाता है और जो अंक प्राप्त होता है सिंगल डिजिट में, उसको हम भाग्यांक कहते हैं। तीसरा होता है समअंक। समअंक ऐसे जो आपकी कुंडली में किसी प्रकार का प्रभाव नहीं रखते, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, ऐसे अंक आपके लिए समअंक कहलाते हैं। दूसरा है अनुकूल अंक। ऐसे अंक जो आपकी कुंडली के आधार पर आपको सपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली शुरू होती है शुक्र से, तो शनि का अंक, बुध का अंक और राहु का अंक आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा हम बात करते हैं शत्रु अंक की। शत्रु अंक ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपके ग्रह यानी कुंडली का जो लगन है या लगन का स्वामी है, उसके शत्रु अंक, उससे जो शत्रुता रखते हैं ग्रह, उनके अंक आपके लिए शत्रु अंक कहलाते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए युगचरण। मैं हूं आपका दीपेश गौड़ और हमारा शो नेम है एस्ट्रो मित्र। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।